आज का हमारा लेक्चर है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज़। हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इम्यून सिस्टम है क्या, कैसे एक्ट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इम्यून सिस्टम का क्या रोल है, इनिट इम्यूनिटी क्या है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। अब हम जो बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि अगर हमारी इम्यूनिटी है जो कि एक फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट या उन एंटीजन के अगेंस्ट या उन एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये इम्यूनिटी बनाई गई है, तो ये क्या होता है कि ये आप ही के टिश्यूज़ के अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑटो इम्यूनिटी कैसे हो जाती है, ये एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक है। ऑटो इम्यूनिटी मीन्स नंबर अल्टरनेटिव ऑटो एलर्जी से निकला है। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, राइट। सेल्फ एंटीजन क्या है? सेल्फ एंटीजन वो है कि जो आप ही के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और आपकी इम्यूनिटी उस एंटीजन को होस्ट एंटीजन ही समझती है एंड उसके अगेंस्ट कोई लड़ाई नहीं करती। ये सेल्फ एंटीजन है कि आपकी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो भी एंटीजन प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने जब आपसे हाइपर सेंसिटिविटी 2 की बात की तो मैंने आपसे बात की थी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका सेल्फ एंटीजन है। आपकी बॉडी को पता है कि ये इम्यूनिटी को पता है कि ये एंटीजन सेल्फ एंटीजन है। तो क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद या एट सर्टेन एज या एट सर्टेन इन सर्टेन कंडीशंस, वो जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी जो पहले हमारे लिए सेल्फ एंटीजन थी, वो अब हमारे लिए फॉरेन एंटीजन हो गई है और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो गया। ठीक है। कौन कौन से दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं? ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। ह्यूमरल क्यों होते हैं? क्योंकि ये ह्यूमर्स में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मोर देन 80 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटो इम्यूनिटी। और ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में ये बात आपने सुनी होगी कि इनमें रिलैप्स एंड रिमिशन तो चलता है, आप इसे सुप्रेस तो कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। ऑटो इम्यून डिजीज में भी ऑर्गन्स के स्पेसिफिक हो सकते हैं, सिस्टेमिक हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है, हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस। इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस है क्या? इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस इज द फिनोमेना ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एन एंटीजन इंड्यूस्ड बाय एक्सपोजर ऑफ लिम्फोसाइट्स टू दैट एंटीजन। बात बड़ी घूम घुमा के की गई है। इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी भी किस्म के, आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, किसी भी किस्म के फॉरेन और एंड सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिव नहीं है। अनरिस्पॉन्सिवनेस है, टोटली अनरिस्पॉन्सिवनेस है, फेलियर ऑफ इम्यूनिटी है। ठीक है। सेल्फ टॉलरेंस क्या है? द स्टेट ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस जो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट हो सेल्फ एंटीजन के। क्या मतलब है, मैं बताता हूं दोबारा से आपको। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है आपके सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट। मतलब ये तो ठीक बात हुई ना कि आपका जो सेल्फ एंटीजन है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी रिएक्ट नहीं कर रही, तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारी साइनोवियम है, हमारा कोलेजन है, हमारे ही अगेंस्ट क्यों लड़ाई हो रही है? हमारे ही एंटीजन जो पहले नॉर्मल था, इम्यूनिटी उसे बाहर का क्यों समझ रही है? तो ये सेल्फ टॉलरेंस है कि आपकी इम्यूनिटी टॉलरेट करती है आपके एंटीजन को, हालांकि उसके ऊपर उन सेल्फ एंटीजन के भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो उनके अगेंस्ट लड़ भी सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ सेल्फ टॉलरेंस विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यूनिटी, वो नहीं लड़ने देता सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, वो नहीं लड़ने देता आप ही के रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट। ये एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है आपकी इम्यूनिटी का, कि जिसमें उसमें सेल्फ टॉलरेंस होती है। फॉरेन एंटीजन को हेट्रो एंटीजन भी कह सकते हैं। और हेट्रो एंटीजन क्या होता है? वो हमारे पार्ट ऑफ बॉडी नहीं होता। सेल्फ एंटीजन क्या होता है? ऑटो एंटीजन। मैंने आपको कहा था पहले भी, जब मैंने आपको बताया था कि ऑटोक्राइन एंटीजन जो होगा, जो होस्ट एंटीजन होगा, वो आप ही के सेल्स, आप ही के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो हेट्रो एंटीजन होगा या फॉरेन एंटीजन होगा वो ऑब्वियसली बाहर से आएगा। टू टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉलरेंस हैं। ठीक है, सेल्फ टॉलरेंस की बात आपको यहाँ तक समझ आ गई। टू टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉलरेंस हैं, सेंट्रल टॉलरेंस, पेरिफेरल टॉलरेंस। ठीक है,
कौन से? सेंट्रल टॉलरेंस अकर्स ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। अच्छा चले, ये बातें जो हैं ये आप इसको पढ़ भी लेंगे, मैं आपको ना ओवरव्यू में बता देता हूँ सेंट्रल टॉलरेंस है क्या। सेंट्रल टॉलरेंस एक्चुअली इसे हम प्राइमरी टॉलरेंस भी कहते हैं या सेंट्रल टॉलरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लिम्फाइड ऑर्गन्स में जब लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं तब उनमें इंड्यूस की जाती है, नॉट व्हेन दे आर मैच्योर। जब ये प्री मैच्योर होते हैं, कौन से सेंट्रल लिम्फाइड ऑर्गन्स? थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस एंड बोन मैरो में जब टी एंड बी लिम्फोसाइट्स पे पहले एक्सप्रेसिव एंटीजन रिसेप्टर्स जनरेट हो रहे होते हैं, तब उनमें इंड्यूस की जाती है कि आप में जो ये रिसेप्टर्स जनरेट हो रहे हैं तो ये ऑटो एंटीजन है, ये सेल्फ एंटीजन है, इसके अगेंस्ट आपने एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं करनी, इसके अगेंस्ट आपने MHC2 नहीं बनाना, ठीक है, इसके अगेंस्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स नहीं बनाने। ये हमारा सेल्फ एंटीजन है, ये हमारी होस्ट एंटीजन है, ये हमारा बॉडी का हिस्सा है। तो सेंट्रल टॉलरेंस कब इंड्यूस की जाती है लिम्फोसाइट्स में? जब वो बन रहे होते हैं किधर? थाइमस एंड बोन मैरो में। बोन मैरो में ऑब्वियसली बी सेल्स, थाइमस में टी सेल्स। अच्छा, अगर यही सेंट्रल टॉलरेंस या पेरिफेरल टॉलरेंस अगर ये फेल हो जाए तो ऑटोइम्यूनिटी किक इन करती है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल टॉलरेंस एंड पेरिफेरल टॉलरेंस जब काम सही नहीं करेगी, जब टॉलरेंस ख़त्म हो जाएगी तो ऑटो इम्यूनिटी होगी, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी। सेंट्रल टॉलरेंस इटसेल्फ भी फुल प्रूफ नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने पेरिफेरल टॉलरेंस भी लिखी है, बनाई है हमारे अंदर। वो सेल्फ जो पेरिफेरल टॉलरेंस है वो क्या है, पेरिफेरीज में क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके पेरिफेरल लिम्फाइड ऑर्गन्स में जाके मैच्योर लिम्फोसाइट्स में इंड्यूस होती है। कहाँ पेरिफेरल लिम्फाइड ऑर्गन्स? आपके स्प्लीन, आपके लिम्फ नोड्स, ठीक है, वहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स में इंड्यूस की जाती है ताकि वो फॉरेन एंटीजन को फॉरेन समझ सकें और रिस्पॉन्सिवनेस भी आए उनमें फॉरेन एंटीजेंस के लिए, बट सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट उनकी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आनी चाहिए। तो पेरिफेरल एंड सेंट्रल दोनों तब जब फेल हो जाएंगे फिर आप में प्रॉब्लम जनरेट होगी और ऑटोइम्यून डिजीज होगी, ठीक है। एंड जो सेंट्रल टॉलरेंस है प्रीमेच्योर लिम्फोसाइट्स में, एंड पेरिफेरल टॉलरेंस जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके मैच्योर लिम्फोसाइट्स में इंड्यूस होती है। Autoimmune diseases. Autoimmune disease is a group of disorders in which tissue injury is caused by humoral आपके auto antibodies और cell mediated जिसमें auto reactive T cells होते हैं, cytotoxic T cells होते हैं, to self antigens. Normally the immune system does not attack the self. However, there is a large group of autoimmune diseases जिनमें आपके self antigens पे attack हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से डिजीजेस हैं? हीमोलाइटिक ऑटोइम्यून डिजीजेस। हीमोलाइटिक यूरेमिया एक डिजीज़ है, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम ऑटोइम्यून डिजीज़। हीमोलाइटिक एनीमियाज, बेशुमार हीमोलाइटिक एनीमियाज हैं। ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपीनिया मतलब ल्यूकोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मींस थ्रोम्बोसाइटोपिनिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लोकलाइज्ड इम्यून डिजीजेस, थायराइडाइटिस। व्हाई लोकलाइज्ड? बिकॉज थायराइड सिर्फ इन्वॉल्व है, सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सिस्टेमिक डिजीज जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप SLE की बात करें, ठीक है, SLE में जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, लंग्स इन्वॉल्व हैं, इवन समटाइम्स आईज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, स्किन इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया भी था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बटरफ्लाई रैश, मेलर रैश, ठीक है। GI प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो उसमें तो पूरा GI पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, पूरी बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लंग्स भी हो गया, जॉइंट्स भी हो गए, इवन मतलब ऑब्वियसली लूपस एरिथेमेटोसिस है, किडनीज हो गया, उसमें अमीनोग्लोबुलिन जाके अटैक करते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तो उसमें तो सारे का सारा बॉडी इन्वॉल्व है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन लोकलाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज में एक एक ऑर्गन, जैसे थायराइडोइटिस जस्ट थायराइड, माइस्थेनिया ग्रेविस जस्ट द न्यूरोमस्कुलर जो NMGs हैं, ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर जो आपके जो भी जहाँ भी सिनेप्सेस होंगे न्यूरोमस्कुलर, वहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ साइट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होंगे सिर्फ उन रिसेप्टर्स पे अटैक करेगा, ठीक है।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ओनली on the myelin sheath of your nerves, demyelinating disease, right? Myasthenia, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जस्ट लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस में भी डीमाइलिनेशन होती है कुछ जगहों पे, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्योरली डीमाइलिनेटिंग डिजीज है। अच्छा, ये आगे डिस्कस भी होंगी। कुछ मेरे एक लास्ट क्लास में एक बच्चे ने भी मुझसे पूछा था कि सर हमें ये डिजीज़ समझ नहीं आती, तो इस लेक्चर में ये डिजीज़ थोड़ी थोड़ी डिस्कस भी हैं, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा डिस्कस होंगी जब आप मेडिसिन में इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, SLE, देखिए जी, SLE के बारे में आप सारी तफसीलात पढ़ लेंगे। मैंने आपको SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के बारे में बताया था कि ये क्या है। ये एक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके जो मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है और डिस्ट्रॉय करती है आपके DNA को, ठीक है। इसलिए इसमें आपको एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ ब्लड में मिलती हैं। मींस आपके DNA के अगेंस्ट जो आपका सेल्फ एंटीजन था उसके अगेंस्ट सेल्फ टॉलरेंस के फेलियर के बाद जो एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज थी, जैसे कि आईजीजीज की बात कर लें, अगर वो आईजीजीज एंडोसाइटोज होके आपका डीएनए डिस्ट्रॉय करेंगी। अगर स्किन पे जाएंगी तो स्किन का डीएनए डिस्ट्रॉय करेंगी, सेल्स पे जाएंगी तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाएंगी तो उनके एंडोथेलियल सेल्स का डीएनए डिस्ट्रॉय करेंगी। जहां भी जाएंगी वहां पे उनका डीएनए डिस्ट्रॉय करेंगी एंड उस ऑर्गन पे डैमेज कॉज करेंगी, ठीक है। ऑटोइम्यून अगेंस्ट डीएनए रिजल्ट इन इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वही टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी बताया था मैंने आपको, एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैनी अदर ऑटो एंटीबॉडीज कैन आल्सो अकर अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, मसल सेल्स। अगर उनको ऑटो एंटीजन समझ बैठेंगी उनके डीएनए के अगेंस्ट भी जा सकती हैं, बट यू शुड नो जो आपका रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड नहीं होते। ट्रिगर अननोन, इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स रिड्यूस ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन। आप इम्यूनोसुप्रेशन करें, ऑटो एंटीबॉडीज़ से प्रॉब्लम जो है वो ठीक भी हो जाएगा। आपकी ऑटो एंटीबॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कम जनरेट होंगी, लेकिन इससे उल्टा और भी प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, वो मैं आगे से आपको आगे बताऊंगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, स्टीरॉइड्स हमारी लास्ट अटेम्प्ट होती है ताकि हम किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ की ऑटो एंटीबॉडी या ऑटो रेगुलेशन को डाउन रेगुलेट कर सकें। द फंडामेंटल डिफेक्ट इन SLE इज फेलियर टू मेंटेन सेल्फ टॉलरेंस। हर ऑटो इम्यून डिजीज़ का यही रिजल्ट है। पैथोलॉजी आप ये पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे जितने एंटीबॉडीज़ हैं ये सारे के सारे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ में, ये डिफरेंट SLE की फॉर्म्स में डिफरेंट एंटीबॉडीज़ मिलती है। ANA आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मिल सकता है। DSDNA आपको स्पेसिफिकली इसमें मिलेगा। एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, एंटी SS, ये उस वक्त एंटी SS आता है जब ये सजोगरन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो। एंटी हिस्टोन की बात की गई, एंटी हिस्टोन तब आता है जब ड्रग इंड्यूस्ड लूपस एरिथेमेटोसिस हो। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ ये भी आपको अक्सर एंटीबॉडीज़ में मिल सकती हैं, मोस्टली इन ड्रग इंड्यूस्ड। ऑर्गन्स इफेक्टेड, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं ये इफेक्ट हो सकते हैं। तो फिर दैट्स वाई हम इसे कहते हैं ये सिस्टेमिक डिजीज़ है, राइट। मेलर रैश आपको नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है किडनीज पे आप देख लें, ये जो किडनी पे आपको नज़र आ रहा है सिर्फ स्कार्स बने हुए हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्क्लेरोटिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, सिर्फ स्कार्स बना रहे हैं। स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोटिक इज ए $5 वर्ड फॉर स्कार फॉर्मेशन, स्कार, ठीक है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है जस्ट स्कारिंग। फिर एक लूपस एरिथेमेटोसिस है जिसमें हमें फ़ौरन ट्रीटमेंट करनी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं अब ट्रीटमेंट बहुत नेसेसरी है, अब इम्यूनोसुप्रेसेंट देना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त जब प्रोलिफरेटिव सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस शुरू हो जाए, और जब प्रोलिफरेटिव शुरू हो जाए तो आप किडनी का हाल देख लें क्या होता है, जो ऊपर राइट साइड पे आपको येलोइश किडनी का हाल नज़र आ रहा है। ये आप देख लें जी, ये सारा कुछ इसमें हो सकता है। डिस्कॉइड रैश, साइनोवाइटिस, साइनोवियम पे अटैक करती है। मेलर रैश, बटरफ्लाई रैश कहते हैं इसको। आर्थ्रोपैथी है, वेस्कुलाइटिस है, एलोपेशिया है। एलोपेशिया मोस्टली सजोगरन सिंड्रोम के साथ रिलेटेड हो तो फिर एलोपेशिया होती है। सजोगरन सिंड्रोम इटसेल्फ भी एक सिंड्रोम है एंड ये मोस्टली रिलेटेड टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑल्सो विद द SLE भी है, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सिका सिंड्रोम। क्या होता है इसमें, हर आपके सारे ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं,
ड्राई आइज, ड्राई माउथ, इवन समटाइम्स आपको स्वेटिंग भी नहीं हो पाती, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनली डिस्ट्रक्शन ऑफ लैक्रिमल एंड सेलेवरी ग्लैंड्स। अच्छा जी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है, कहा यह जाता है कि कुछ वायरसेस हैं जो हमारे ग्लैंड्स में हमेशा एक नॉर्मल फ्लोरा की तरह एक्ट करते हैं और पड़े रहते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। और थ्योरी ये है कि एप्स्टन बार वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो समटाइम्स कुछ हमारे ग्लैंड्स में पड़े रहते हैं, बट एट सर्टेन पॉइंट जब हमारी सेल्फ टॉलरेंस फेल होती है, जब हमारी सेल्फ टॉलरेंस फेल होगी तो फिर ये होगा कि वो जो एप्स्टन बार वायरसेस हैं उसको फॉरेन एंटीजन समझने लगेगी आपकी इम्यूनिटी और उसको अटैक करेगी। इम्यून एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो मैंने आपको बताया हुआ है सारा, उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके बाद लाइसोसोमल एंजाइम्स आएंगे आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन भी हो सकती है और थ्रोम्बोसिस से भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ठीक है, अच्छा चलें वो मैं आगे आपको एक टॉपिक आएगा तो उसमें भी आपको समझाता हूँ। चलें, अच्छा जी, ड्राई माउथ हो सकते हैं, ड्राई आइज, ड्राई स्किन हो सकती है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, इवन ड्राई नोज, ड्राई वजाइना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी आपको ड्राइनेस मिल सकती है। सारे जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें आपको ड्राइनेस मिल सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन अटैकिंग स्ट्रक्चर है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज साइनोवियम, ठीक है। सो फिर एक इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड इन द साइनोवियम ऑफ योर जॉइंट, राइट, एंड उसकी वजह से जैसे कि कहा यह जाता है कि जो डिजीज़ है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो आपके टेंडन्स को डैमेज करती है, इसी तरह जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो आपके साइनोवियम को डैमेज करती है, ठीक है। जॉइंट्स बिगिन टू ब्रेक डाउन एंड बिकम डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ साइनोवियम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ट्रिगर नॉट वेल अंडरस्टूड ट्रीटेड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जी कौन से हैं? फिर या तो हम एनसेड्स देंगे, लेकिन क्योंकि ये जॉइंट प्रॉब्लम है तो हमारे पास एनसेड्स बहुत अच्छी चॉइस नहीं होती, तो हम स्टार्ट भी जो है वो हम ये चाहते हैं कि हम किसी ऐसी चीज़ से करें कि जो प्रॉब्लमेटिक ना हो, जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टीरॉइड्स के साथ और इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट्स के साथ। अच्छा जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या कुछ होता है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि उन्होंने दिखाया हुआ है जॉइंट प्रॉब्लम। नॉर्मल साइनोवियम, देखें यहाँ पे आपको साइनोवियम की बात भी की गई है, नॉर्मल कार्टिलेज, और जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी इम्यून सेल्स आ गए और उन्होंने क्या किया है, प्रोलिफरेट किया है और डिसइंटीग्रेट किया है, डैमेज किया है आपके साइनोवियम को, ठीक है। और इससे मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे। अगर आप इससे जो मल्टीपल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, इससे एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इसमें, उसमें आता है कि जी मॉर्निंग स्टिफनेस होनी चाहिए अबव 1 आवर फॉर 6 वीक्स, फिर आता है कि स्वेलिंग ऑफ रिस्ट्स होनी चाहिए, मेटाकार्पल जॉइंट्स और जो PIPs हैं उन पे प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है, और स्वेलिंग ऑफ एटलीस्ट 3 जॉइंट्स होनी चाहिए और सिमेट्रिक जॉइंट प्रॉब्लम होती है इसमें। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव जैसे एंटी-DSD एंटीबॉडीज डायग्नोस्टिक्स थी SLE में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटॉइड फैक्टर है। रूमेटॉइड फैक्टर क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रूमेटॉइड फैक्टर ये है कि उसमें अक्सर ऐसे होता है कि उसमें जो आपके IgG एंटीबॉडी होते हैं, जब उन पे एंटीजन आके अटैच होता है तो फिर वो अपने FC पोर्शन एक्सपोज करते हैं, उन FC पोर्शन पे आप ही के IgG एंटीबॉडीज अटैक कर देते हैं। तो आपके IgG पे आपके IgG एंटीबॉडीज अटैक कर रहे हैं, और वो जो IgG एंटीबॉडीज जो आपके IgG ऑलरेडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पे अटैक कर रहे थे, उनको हम कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर है। Irreversible disease in which skin vessel and organ necrosis occurs, common in female, systemic sclerosis है, systemic limited में भी convert हो सकती है, Raynaud's phenomena होता है, cold exposure, pain, necrosis, gangrene। Raynaud's phenomena क्या है? एक Raynaud's phenomena में ये होता है कि आपके जो peripheral extremities हैं वो cold में
अगर आप कोल्ड में उनको लेके जाएं या ठंडे पानी में उनको अंदर रखें तो वेजो कंस्ट्रिक्शन इतनी सवियर हो जाती है कि उनको हाइपॉक्सीमिया हो जाता है आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स का, और वो ऐसे नजर आते हैं जैसे इस पेशेंट में नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई भी होती है, और उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी में जब आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई भी होती है तो उस न्यूरोपैथी में भी यही हो रहा होता है कि आपकी पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ में हाइपॉक्सीमिया होता है, और उसके बाद आपका ऑर्गन डैमेज होता है और वो ब्लूइश एंड डिस्कलर्ड नज़र आता है। ये सारे फीचर्स हैं जी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के, ठीक है। ये एक मल्टीपल सिस्टम्स पे आपके एंटीबॉडीज़ अटैक कर रहे हैं इन सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टेमिक लिमिटेड में भी बदल जाता है, और उसमें वो जब लिमिटेड में बदलता है तो कुछ ऑर्गन्स फिर वो इन्वॉल्व करता है और उसके कुछ बड़े लिमिटेड से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये एक ऑटोइम्यून रूमेटिक डिजीज़ है जो कोलेजन के एक्सेसिव प्रोडक्शन के बाद बनती है, और उसकी वजह से फिर फाइब्रोसिस हो जाता है वहाँ पे, जहाँ ऑब्वियसली जब कोलेजन रिप्लेस करेगा नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को तो वहाँ पे फाइब्रोसिस करवाएगा, मोस्टली इन द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। स्मॉल जो ये एक बहुत वेल नोन वेस्कुलाइटिस है, क्योंकि जब भी वेजल कहीं डैमेज होगी और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है जो वहाँ पे आके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आके जुड़ने की कोशिश करेगा और ज़ाहिर है एक नॉर्मल फिनोमेना शुरू होगा, वहाँ पे ये एक एक्यूमुलेशन कर देता है एक्सेसिव कोलेजन की, और उससे फाइब्रोसिस हो जाता है। स्किन पे भी ये कर सकता है ऐसे, मल्टीपल ऑर्गन्स पे भी जहाँ पे कुछ इंजरी हो वहाँ पे भी ये कर सकता है ऐसे, कहीं पे भी कर सकता है। इवन विजुअल ऑर्गन्स में किडनीज, हार्ट, लंग्स, जीआईटी, कहीं पे भी ये फाइब्रोटिक प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकता है। कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आप हैंड्स में देख भी सकते हैं, पेरिफेरल इस्कीमिया हुआ हुआ, पेरिफेरल हाइपोक्सीमिया हुआ हुआ। कौन से एंटीबॉडीज़ आपको इसमें मिलेंगे? एंटी टोपो आइसोमरेज ANA, इट इज़ वेरी वीग बिकॉज बहुत सारों में आई, बहुत अनस्पेसिफिक है क्योंकि ये बहुत सारों ऑटोइम्यून डिजीज़ में पॉजिटिव होता है। पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा, हमने उस दिन भी पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा की बात की थी, एक बहुत मेजर वेजल वेस्कुलाइटिस है। इसमें a systemic vasculitis of small or medium sized muscular arteries typically involving renal and visceral vessels but sparing the pulmonary circulation। अच्छा, और इसमें किन किन चीज़ों में होता है आप ये सारे पढ़ सकते हैं। इसके स्किन पर प्यूरा, स्किन रैशेज, मिजेंटेरिक वेस्कुलाइटिस, एब्डोमिनल पेन। होगा क्या पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा में? वेस्कुलाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी आपकी मल्टीपल वेजल्स की, स्मॉल और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज़ की। उसकी वजह से पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा की वजह से जो पेशेंट होता है, इसमें ये कहा जाता है कि इसकी मल्टीपल आर्टरीज़ में बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ वेस्कुलर मसल एन्यूरिज्म हो जाता है। अगर वो मिजेंट्रीज का एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसको बहुत एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये मिजेंट्रीज में वेस्कुलाइटिस हुआ है बिकॉज ऑफ पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा। और अगर पेशेंट स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट किया है पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा, पेन की जब भी बात आती है तो हमेशा एक नाम लिया जाता है स्ट्रोक इन यंग, स्ट्रोक इन यंग, स्ट्रोक इन यंग। बिफोर 30 किसी पेशेंट में अगर स्ट्रोक हुआ है, प्रॉपर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, तो आप ये समझ जाएं कि हो सकता है इसमें पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा हो और इसकी सेरिब्रल आर्टरीज में वीकनिंग की वजह से एन्यूरिज्म बना हो, जिसकी वजह से इंफाक्शन एंड हेमरेज हुई है। ठीक है, सो पॉलीआर्टेराइटिस नोडोज़ा ये है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है। क्रॉनिक, अगर फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी का वेस्कुलाइटिस हुआ है तो ऑब्वियसली आपकी किडनी डैमेज होगा, ठीक है, इसलिए इसमें किडनी इन्वॉल्व भी है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, किस किस तरह से डैमेज होगा, और अगर किसी ऑर्गन पे ये इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। सिस्टेमिक डिजीज कैन कॉज यू एनीथिंग, लिटरली किसी आर्टरी को इन्वॉल्व करके कुछ भी कर सकता है। बस ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको याद रहे, आपको समझ आए कि कौन सी मेन चीज़ें हैं। अदरवाइज ये हर सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज किसी भी विजरा को इन्वॉल्व कर सकती है। मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, इसमें क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा तफसील से आप मेडिसिन में ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत
यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पोलीमायोसाइटिस भी आता है, डर्मेटोसाइटिस भी आता है, लेकिन चलो फिलहाल इसको हम जितना लिखा हुआ है उतना डिस्कस कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स सिमिलर टू SLE, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंड पोलीमायोसाइटिस, डिस्टिंक्ट डिजीज और रिप्रेजेंट हेट्रोजेनस सबसेट्स ऑफ SLE, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंड पोलीमायोसाइटिस। डर्मेटोमायोसाइटिस भी इन्वॉल्व है इसमें बाय द वे। अच्छा, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें एलिवेटेड ब्लड लेवल्स होते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ के, ठीक है, और उनमें मोस्टली एंटी RNP होता है। अगर SLE के साथ आपको MCTD भी हुई है तो आपको SLE में भी एंटी RNP मिलेंगे। हमने जो वहाँ पे पढ़ा था तो हमें एंटी RNP वहाँ भी नज़र आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, एंटी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो जो एंटी RNP अगर मौजूद हैं तो आप ये समझ जाएंगे मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी हुई है आपको विद SLE। ये एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, एक के बाद दूसरी हो सकती है, एक के बाद, जैसे पोलीआर्टराइटिस नोडोजा है, 25% हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस बी अगर आप में होता है तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो एक्चुअली आप में एक इम्यून रिएक्शन को प्रोमोट करता है, प्रोवोक करता है। उसके प्रोवोक होने के बाद पोलीआर्टराइटिस नोडोजा हो सकता है, क्योंकि वेस्कुलाइटिस हो सकता है आपको सिस्टेमिक। इसलिए कोई भी डिजीज की एसोसिएशन के साथ जो आपके इम्यून सिस्टम को ओवर प्रोवोक कर दे, हाइपर एक्टिव कर दे, उसके साथ आपको दूसरी डिजीज हो सकती है, पोलीआर्टराइटिस नोडोजा हो सकता है। इसी तरह इसमें जब SLE ऑलरेडी हुई भी होगी, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन रहे होंगे, जिसमें ऑलरेडी एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA बन रहे हैं, उसमें आपको मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज भी एक्टिवेट हो सकती है विद एसोसिएशन ऑफ SLE। रीनल डिजीज बहुत कम होती है इसमें। एंटी RNP आप देख रहे हैं इसमें हो सकता है। अच्छा जी, एक और टॉपिक है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। रिजेक्शन इज एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट मीडिएट्स इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। इसको कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ठीक है। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करना चाह रहे हैं जी, हम किसी में ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, लंग ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं। तो समटाइम्स आपका जो ट्रांसप्लांट है वो एक, आपने सुना होगा कि ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से जी वो फेलियर हो गया, ट्रांसप्लांट फेलियर हो गया बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। को कैसे कैसे ग्राफ्ट्स होते हैं जो कि आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। आप अपने ही बोन मैरो का हिस्सा एक जगह से उठा के, जैसे फॉर एग्जांपल एक बोन का बोन मैरो का हिस्सा उठा के दूसरी बोन, लार्जर बोन के बोन मैरो में अगर ट्रांसप्लांट कर दें तो उसे कहेंगे ये ऑटोग्राफ्ट है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये ऑटोलोगस सेल्फ ग्राफ्ट था, ऑटोलोगस ग्राफ्ट था, ऑटोग्राफ्ट था, ठीक है। अगर हम किसी और से लेके खुद को कर रहे हैं, किसी और सेम स्पीशीज सेम है और वो आइडेंटिकल क्लोन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई आइडेंटिकल ट्विन है, अगर मैं उससे ले रहा हूं कोई ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो उसे कहेंगे हम ये आइसोग्राफ्ट है, ठीक है। लेकिन मैं अपने किसी और भाई से या अपने किसी कज़न से ले रहा हूं तो हम इसे कहेंगे ये एलोग्राफ्ट है, एलोजेनिक ग्राफ्ट है, ठीक है। अगर मैं उससे वो मेरा डोनर है, वो मुझे ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन दे रहा है, और अगर मैं किसी और स्पीशी में दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ दे सकते हैं माउस से आप एक कैट स्पीशी में दे रहे हैं तो हम उसे कहेंगे ये जीनोग्राफ्ट है। ये हम सिर्फ अभी टर्म्स से रिकग्निशन कर रहे थे, आगे हम पढ़ते हैं। रिजेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ग्राफ्ट एंटीजेंस रिएक्ट अगेंस्ट एंड डिस्ट्रॉय टिश्यू ग्राफ्ट्स। अच्छा जी, हम ना इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये इस तरह से इकट्ठा समझ नहीं आएगा आपको। रिजेक्शन, टी लिम्फोसाइट्स और एंटी एंटीबॉडीज किस तरह से आपकी ग्राफ्ट को फेल करवाती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ये सारी बातें आपको पता है, हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट पाथवे पे डायरेक्टली जाते हैं। बल्कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए जी, एक डायरेक्ट पाथवे है, एक इनडायरेक्ट पाथवे, ठीक है। ये दो पाथवेज हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट पाथवे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डायरेक्ट पाथवे की बात करते हैं। डायरेक्ट पाथवे में ये होगा कि आपके जो डोनर है, जो आपने ग्राफ्टिंग की है,
उसके अपने ही जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, कौन कौन से होते हैं? बी सेल्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। आपके अपने ही जो डेंड्राइट्स हैं, आपके अपने ही जो मैक्रोफेजेस हैं, वो अपने MHC1 एंड MHC2 पे अपना MHC एंड MHC2 पे अपने एंटीजन शो करके आपके होस्ट लिम्फोसाइट्स के पास ले जाएंगे। मतलब आपका जो डोनर जो ग्राफ्ट था, उस ग्राफ्ट के इम्यून सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन लेके होस्ट के लिम्फोसाइट्स के पास चले जाएंगे, लिम्फ नोड्स के पास चले जाएंगे। जब वो उनके लिम्फ नोड्स के पास जाएंगे तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली फिर उधर जाके वही TH नाइव सेल टी हेल्पर 1 बनाएगा। टी हेल्पर 1 इंटरल्यूकिन 2 की मदद से साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएगा, और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे? उस MHC2 को रिकग्नाइज करेंगे और उन्हें समझेंगे कि इसने कोई फॉरेन एंटीजन को इंगल्फ किया हुआ, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, और नेचुरल किलर सेल की मदद से वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, एक तरह तो ये डायरेक्ट पाथवे है। आप डायरेक्ट पाथवे को अब देखें क्या लिखा हुआ है कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट हो रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे, किन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे क्लास 1 होता है? सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे। MHC2 किन पे होता है? सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। ठीक है, अब वो न्यूक्लिएटेड सेल्स से या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से, अगर तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से क्लास 2 था तो उसमें क्या होगा? वो जाएंगे टी हेल्पर सेल्स पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड CD4। उसके बाद क्या होगा? इंटरफेरॉन गैमा रिलीज होगा। इंटरफेरॉन गैमा का, ये बात मैंने आपको यहाँ बतानी थी, इंटरफेरॉन गैमा का एक और रोल भी है। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि इंटरफेरॉन गैमा का एक रोल ये है कि वो दोबारा से एक्टिवेट करता है आपकी इनेट इम्यूनिटी को और मैक्रोफेजेस को, ताकि वो और भी फेगोसाइटोस कर सकें फॉरेन एंटीजन को। एज वेल एज आपका इंटरफेरॉन गैमा आपके मैक्रोफेजेस को इस तरह भी एक्टिवेट करता है कि वो रिलीज करें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन सेल्स, जो फिर रिक्रूट करते हैं नए इम्यून सेल्स को, आप नए कीमोटैक्टिक सेल्स को, नए कीमोटैक्सिस से नए इम्यून सेल्स, नए प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को एक्टिवेट करते हैं। और वो जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन सेल्स हैं, वो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट करके उसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। ठीक है, और आपको नहीं भूलना चाहिए कि मैक्रोफेजेस से या न्यूट्रोफिल से लाइसोसोमल एंजाइम्स भी रिलीज होंगे जो कि आपकी टिश्यू नेक्रोसिस करवा देंगे। तो एक तो ये प्रोसेस है जिसे ग्राफ्टिंग फेल होती है, कि आपका जो जैसे ही MHC2 के बाद MHC2 लेके जो लिम्फ नोड्स के पास जाते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑफ योर ग्राफ्ट, तो उसके बाद ये सारा कुछ CD4 एक्टिवेट हो जाता है, आपके मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे एक प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। और प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या करवाता है? आपको ऑब्वियसली आपके जो ऑर्गन है, आपकी जो ग्राफ्ट है, उसके टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ प्री इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जिनका नाम लिया ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन सेल्स, इंटरल्यूकिन 6 एंड लाइसोसोम्स। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अगर तो वो न्यूक्लिएटेड सेल्स थे, आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ योर ग्राफ्ट, वो जब लिम्फ नोड के पास जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो न्यूक्लिएटेड सेल्स जब उसके पास जाएंगे वो MHC1 शो करेंगे। MHC1 आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल पकड़ेगा, विच इज CD8, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, CD8 साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स खुद भी डिस्ट्रॉय करेंगे, रिक्रूटमेंट भी करेंगे नेचुरल किलर सेल्स की, और वो डैमेज कर देंगे उन एंटीजेंस को। ठीक है, और फिर इस तरह ग्राफ्ट फेलियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट पाथवे क्या है? ये तो डायरेक्ट पाथवे था। इनडायरेक्ट पाथवे में बहुत सिंपल है। ग्राफ्ट एंटीजन जो है वो आपके ही सेल्स, आपके ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, आपके ही टी हेल्पर सेल्स के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपके जो होस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे, आपकी जो मैक्रोफेजेस थे, वो आपकी ग्राफ्ट का एंटीजन पकड़ेंगे, वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये बाहर का ग्राफ्ट है, वो उसको एंगल्फ करेंगे, MHC2 पे शो करेंगे। MHC2 आप ही के CD4 सेल्स MHC2 को रिकॉग्नाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 12, एंड फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेंगे, CD8 बनेगा, और फिर वो डिस्ट्रॉय कर देंगे सब कुछ। ठीक है, या फिर एक और प्रोसेस है, अगर ये टी हेल्पर सेल्स के पास जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो अगर बी लिम्फोसाइट्स के पास ले जाएंगे, बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? ऑब्वियसली प्लाज्मा सेल में प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, और एंटीबॉडीज बन के सारे आपकी ग्राफ्ट पे जाके अटैक कर देंगी, और फिर होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट डिजीज हो जाएगी, और ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका जो ग्राफ्ट है। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस थे जिनसे आपको
डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसमें बल्कि और भी तफसील लिखी हुई है, ये भी तफसील पढ़ लीजिएगा, इससे आपका ग्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आगे सिर्फ टाइमिंग्स हैं, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, एक्यूट कब होता है, क्रॉनिक कब होता है, वो आप पढ़ लेंगे, सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, कोई बात समझ नहीं आएगी तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे।